सो ट्विटर का जो मेरा थ्रेड था जिसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट कोई इस वक्त 27,000 व्यूज हो गए, इंप्रेशंस हो गए, एक दिन पहले मैंने डाला था। उसके अंदर मैंने कहा था कि 56% मेरा, 55% बोला था मैंने, 50% बोला था मैंने 55% नहीं 50% बोला था। इनफैक्ट वो 56% निकला जब मैंने सही से कैलकुलेट किया। तो 56% के करीब मेरा रिटर्न था जो मैंने कैलकुलेट किया था। और ये एक ब्रोकर का था, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी जो पीएसएक्स के अंदर स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट 2020 में स्टार्ट की थी। फिर मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था। रोशन डिजिटल अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं, मैं मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। उसकी वजह से मैंने फिर एक नया ब्रोकरेज हाउस के अंदर अपना अकाउंट खोला। तो उस अकाउंट का जो मेरा क्यूमुलेटिव रिटर्न था, क्यूमुलेटिव तो नहीं कहना चाहिए उसको, बल्कि एनुलाइज रिटर्न था, वो मेरा 50% मैंने कहा था ट्विटर के ऊपर। बहुत ज्यादा उसको ट्रैक्शन मिली थी उस ट्वीट को, तो मैंने कहा कि उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं सोच ही रहा था बनाने का, लेकिन थोड़ा सा उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में बना दूं। अभी भी मैं, अच्छा अब सबसे पहले तो उसके कुछ डिस्क्लेमर्स मैं दे दूं कि ये कोई, इस पूरी वीडियो के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो भी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा ये डेफिनेटली मैं मेरे पास है इस वक्त, लेकिन अगले 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर भी मेरे पास यही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही ये स्टॉक्स उसी तरह से रिटर्न देते रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैंने समझा, मैंने उसी तरह से इन्वेस्टमेंट की। मैं कोई सीजनड इन्वेस्टर नहीं हूं। मैंने एज ए सेट के 2-3 साल पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी पीएसएक्स के अंदर। उससे पहले मुझे पता था, उससे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन मैंने प्रॉपरली उस वक्त स्टार्ट की थी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उस थ्रेड के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर मुझे लग रहा था कि आंसर देना जरूरी है, जो कि मिसकॉन्सेप्ट भी हैं और कुछ मैं अपनी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। इस वक्त हम बात करेंगे मेरे अपने स्पेसिफिक पोर्टफोलियो की बात करूंगा, जिसके बारे में मैंने ट्वीट किया था कि जो मेरा एक ब्रोकर के साथ अकाउंट था उसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट, अब मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न है। अच्छा, इसके अलावा इस वीडियो के अंदर एक और चीज बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इस पे वीडियो भी बनाई थी कि जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि अब इस मेरे रिटर्न को देखेंगे, जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट इस ब्रोकर में की थी वो 2021 में की थी, आई बिलीव नवंबर के अंदर। और उस वक्त से लेकर अब तक की अगर टोटल रिटर्न देखें तो वो 61+% के करीब बनता है, लेकिन जो एनुअलाइज रिटर्न है वो एक्चुअली 56% का है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किया। तो वो भी मैं बताऊंगा, एक्सेल शीट के ऊपर चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि एक्सेल शीट पर जाएं, अगर आप दुबई में हैं, अगर आप सऊदीया में हैं, अगर आप यूरोप में हैं, यूएस में हैं, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हैरान मैं हुआ था जब भी, क्योंकि मैंने पीएसएक्स की वीडियोस बनाना छोड़ दी थी, उसके बहुत सारे रीजंस थे। मैं कभी और उस बारे में डिस्कस करूंगा कि क्योंकि मैंने 8 महीने से मैंने पीएसएक्स की वीडियोस क्यों नहीं बनाई थी। मैं अपने यूट्यूब पे फोकस किया हुआ था और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो कि बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, मैं उस बारे में वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैंने ट्विटर के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, फिर इसके अंदर कुछ रैली भी हुई थी, कुछ रिटर्न्स भी आ गए थे, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि पीएसएक्स की वीडियोस के ऊपर जो मेरे व्यूज आ रहे थे, पाकिस्तान से तो आ ही रहे थे ऑफकोर्स, इंडिया से भी आ रहे थे, उनका वॉच टाइम भी मुझको एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एक नॉर्मल किस्म का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल रहा था। दुबई से भी आ रहे थे, उसका भी एक नॉर्मल एवीडी था। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का मतलब यह कि कितना लंबा आपकी वीडियोस को देखा जा रहा है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये कि जो सबसे अच्छा एवीडी मुझे मिल रहा था वो सऊदीया से मिल रहा था, मुझे यूएस से मिल रहा था, मुझे यूके से मिल रहा था। तो वो मैं उसका इस ओवरले दिखा भी दूंगा आपको, उसको किस तरह से लग रहा था। तो मुझे पता चला कि यार लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इवन बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा चलो, मेरा क्योंकि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा से इस ट्रेंड को स्टार्ट किया जाए। बिफोर वी गो इनटू एक्सेल शीट, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्सपर्ट हैं और बाहर से देख रहे हैं पाकिस्तान से, तो आप अगर यूके में होते हैं, यूएस में होते हैं, यूरोप में होते हैं, दुबई में होते हैं, यूएई में, सऊदी में, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड। उसके थ्रू अगर आप पैसे भिजवाते हैं तो आपको अभी 25 दिरहम्स या $10, 10 पाउंड, 10 यूरोस का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा लिंक यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। काफी मुश्किल होता है पाकिस्तान के ब्रोकर्स के साथ डेटा निकालवाना, उसको फिर एनालाइज करना, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं डे टू डे तो उसको देख नहीं होता हूं अपना पोर्टफोलियो का। मैं कभी महीने में जब भी पैसे होते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में, अच्छा उसके भी बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस है कि मैं क्यों
इसके अंदर इस तरह से मैंने इस तरह का पैटर्न था मेरा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कभी मैं 1000 10,000 रुपए डालता था, कभी 20,000 डालता था, कभी 1 लाख रुपए डाल देता था। उसके अपने मेरे रीजंस हैं, जो कि मैं इस अकाउंट को, क्योंकि मैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ऑपरेट कर रहा था, तो मेरे पास जो पेमेंट्स आती थी मैं उनको ही यूज करता था। और उसके क्या रीजंस है मैंने अगेन पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि आरडीए का फायदा ये है कि आप अपने जो डिविडेंड्स हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो आपकी रिपैट्रिएशन है, बहुत आराम से आप कहीं भी दुनिया में हैं वहां पर आप कर सकते हैं। अगर मेरा वही अकाउंट होता जो मैं पहले पाकिस्तान के लिए मैंने बनाया हुआ था, वो यूज कर रहा होता, एंड आई हैट्स ऑफ टू दैट गवर्नमेंट, जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया था आरडीए को, ये गेम चेंजर है बहुत सारे लोगों के लिए। जब से ये रुपी डॉलर की पैरिटी का डिफरेंस आया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, लोग उसको नहीं इनकरेज हो रहे थे और आरडीए के थ्रू इन्वेस्ट करना। मैंने भी नहीं किया था क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा था। मैं आरडीए के थ्रू पीएसएक्स में इन्वेस्ट करता, मुझे ऑलमोस्ट कोई 6-7%, 8% का डिफरेंस मिल रहा था, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करता पीएसएक्स के अंदर उस टाइम पर। तो वो टाइम आपको नजर भी आएगा कि मैंने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम कर दी थी, लेकिन जब मेरे पास पेमेंट आती थी तो मैं कर देता था। एनीवेज, अब हम एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। एक्सेल शीट अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने एज आई सेड कि 2 नवंबर को मैंने अकाउंट खोला था, शायद अकाउंट थोड़ा सा पहले खोला था, मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आप देख रहे हैं कि शुरू में इन्वेस्टमेंट मैंने जो की थी, मेरे पास अच्छा, इस शीट को मैं थोड़ा सा समझा दूं। इसमें आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर मुझे नजर आ रहा है, इनफैक्ट जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है और कॉलम सी है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप मैं कॉलम बी से बात करता हूं। तो कॉलम बी के अंदर डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक्सेल के अंदर आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो बहुत बड़ा इफेक्टिव है मेरे लिए। और ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं, ये आप प्रॉपर्टीज के अंदर ले लें, जो आपको रिटर्न्स निकालने हैं, चाहे आपके 5 साल के रिटर्न्स हो, 10 साल के रिटर्न्स हो, 1 साल का रिटर्न हो, आपको अगर एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर प्रॉपर रिटर्न्स निकालने हैं तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू होता है। वो मैं अभी आपको बताता हूं। खैर, आपको एक कॉलम में डेट लिखी हुई है, दूसरे कॉलम के अंदर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जो मेरे पास डिविडेंड्स आ रहे थे डिफरेंट स्टॉक्स के, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि डिविडेंड इन ईपीक्यूएल, ईपीसीएल, और जो बाकी डिविडेंड्स के रोज हैं, उसके अंदर जो थ्रू आउट मुझको डिविडेंड्स आते रहे, वो मैंने उसके अंदर लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर अगर देखें तो शुरू में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ये ऑलमोस्ट कोई मैंने नवंबर से स्टार्ट की थी और ये गई थी 1 अगस्त तक। उस वक्त तक मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी। कुछ इसमें डिविडेंड्स मिसिंग है, जो मैं कैलकुलेशन मुझसे नहीं हो पाई थी, मैंने अपने पास सेव नहीं किए थे उस टाइम पर, लेकिन आई एम श्योर थोड़े बहुत डिविडेंड्स आए होंगे। उसके बाद जब से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया था, तो 25 अगस्त को पहला डिविडेंड ईपीक्यूएल का आया था, फिर उसके बाद 1 सितंबर को ईपीसीएल का आया था। इस पूरे टाइम में मैंने इन्वेस्टमेंट, जब मैं जो पैसे डाल रहा था, उसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म के स्टॉक्स खरीद रहा था। कौन कौन से स्टॉक्स से वो इसके अंदर आपको नजर आएंगे जिसके डिविडेंड्स आ रहे हैं। मैं ज्यादातर डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स ही लिए थे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने और भी किस्म के स्टॉक्स दिखाए थे, जैसे लेट से जो डब्ल्यूटीएल का स्टॉक था, जो कि बिल्कुल ही बेकार किस्म का स्टॉक, अभी भी मैंने रखा हुआ था, अभी कल ही मैंने उसको बेचा है फाइनली। नहीं, डब्ल्यूटीएल का तो अभी भी रखा हुआ है। एफसीसीएल का स्टॉक था, और भी 2-3 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मैंने गलती से ले लिए थे, और फाइनली वो उनकी एक प्राइस आ गई थी कि मेरा वो कॉस्ट थोड़ी सी बन रही थी, अच्छा रिटर्न भी दे रहे थे, तो मैंने उनको सेल आउट कर दिया था, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 25 स्टॉक्स का था। अब वो श्रिंक होकर ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 15 स्टॉक्स का रह गया, इंक्लूडिंग आरडीए और जो मेरा नॉर्मल जो जो अकाउंट है। अभी इसकी बात करें तो इसमें क्योंकि मैंने ये बाद में स्टार्ट किया था, तो इसमें सारे के सारे डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स थे। जो अगस्त से पहले के जो डिविडेंड्स नहीं आए थे, तो मेरे ख्याल से वो इतना सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं थी, तो मैंने उसको स्किप ही कर दिया था। खैर, 25 अगस्त को ये ईपीक्यूएल का इन्वेस्ट जो डिविडेंड आया था, उसके बाद फिर मैंने 9 सितंबर को दोबारा से इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 रुपए की। डोंट आस्क मी कि मैंने ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस क्यों की थी, ये मेरे अपने कुछ मसले थे जिसकी वजह से मैं इस तरह से ट्रांजैक्शंस करता रहता था। उसी टाइम पे मैं इन्वेस्ट करता था, नहीं करता था, वो एक अलग स्टोरी है। वो मैं करने बैठ गया अगर, तो बहुत लंबा टाइम लगता। पहले मैं सोच रहा था कि उसको करूं। बाय द वे, कुछ लोगों ने कहा था, जैसे ही मैंने ट्वीट की उसके दोपहर में मैंने ट्वीट की थी इसी बारे में, उसके बाद ही फौरन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आपने वीडियो अपलोड नहीं की अभी तक। तो भाई, इसमें टाइम लगता है। आई एम डूइंग माई 9 to 5 जॉब एज वेल। मैं यूट्यूब पे कंटेंट अपने शौक से बनाता हूँ, उसको मैं मोनेटाइज भी किया हुआ है मैंने, डिफरेंट किस्म का मुझको इससे फायदा भी होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इस चीज में टाइम लगता है। मैं एडिट भी इनफैक्ट खुद ही करता हूँ अपनी वीडियोस को। तो इन सारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरे पास पूरा 1 महीने का प्लान होता है ऑलमोस्ट अपनी वीडियोस को अपलोड करने का। इस तरह की जो टॉपिक्स आते हैं उसको मुझे बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसकी शूट करनी पड़ती है। ये अभी मैं कैमरे से, आपको शायद नजर ना हो रहा हो पीछे क्या सेटअप हुआ है, सब कुछ इसके अंदर काफी मेहनत लगती है। इसके अंदर
अब जो मैं बात करूं तो एंग्रो, एमसीबी, इन सब ने डिविडेंड्स देना शुरू कर दिए थे मुझको। फिर मैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहा था अपनी। 3 अक्टूबर को आपको नजर आ रहा है मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। 6 अक्टूबर को मैंने फिर 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, और फिर मेरे साथ में डिविडेंड्स आ रहे थे। हपको ने एक बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, इससे पहले मैंने काफी हपको में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो 20,000 रुपए का डिविडेंड मिला था मुझको। अच्छा, मैं इसको बल्कि आपको दिखाता हूँ। 1 नवंबर को 2022 को हपको की प्राइस क्या थी, अभी हम ये देखते हैं। तो ये मैं एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको मैं यूज करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए। वैसे तो मेरे अपने ब्रोकर्स की भी जो है वो अच्छी एक पोर्टल होता है, लेकिन जस्ट टू शो इन दिस वीडियो, ये ऐसी ट्रेड की वेबसाइट है। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो हपको का जो स्टॉक है, अच्छा, इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म पे लूँ। मुझे फिर उसमें ही जाना पड़ेगा, लेट्स से जो डीपीएस की वेबसाइट है उसके ऊपर ही जाकर मैं इसको हपको को सेलेक्ट करता हूँ। तो हपको का स्टॉक इस वक्त 116 रुपए के ऊपर है। मैंने इसके ऊपर 2 साल पहले इसी एक्सेल के एक फॉर्मूले के लिए एक वीडियो बनाई थी और हपको की एग्जांपल दी थी। उस टाइम पर लोगों ने कहा था कि यार आप इतना एक्सपेंसिव स्टॉक लिया हुआ है आपने, इसकी औकात सिर्फ 50 रुपए की है। तो उस वीडियो पे मुझे अभी तक याद है, शायद वो कमेंट अभी भी आ रहा हो। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हो सकता है 50 पे चला जाता। लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें क्योंकि मेरा जो जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर मैं लाजमी ये देखता हूँ कि जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, वो क्या कर रहे हैं उस स्टॉक के साथ, तो वो मैं लाजमी देखता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर या बहुत ज्यादा घुस के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी नहीं जाता हूँ। लेकिन इतना मुझे पता होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब एटलीस्ट मैं उस चीज को देखने लगा हूं। तो एनीवेज, आपको के अंदर आप देखेंगे तो 3 साल की जो परफॉर्मेंस है इसकी, वो अगर देखें, मैंने जो आपको बताया था, ये जो मैंने स्टॉक लिया, जो मुझे पहला डिविडेंड जो मिला था, लेट्स से ये 1 नवंबर 2022 को मिला था ना। इसके अंदर 1 नवंबर 2022 को जो इसके स्टॉक की प्राइस थी वो आ रही है ऑलमोस्ट कोई 76 रुपीज। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि इसके अंदर जो डिविडेंड्स मिले थे, तो इसने 7 रुपए का डिविडेंड दिया था एक स्टॉक ने 2022 के अंदर। तो काफी अच्छा मुझको इसका डिविडेंड का जो रिटर्न आया था। उसके बाद आप फर्दर देख सकते हैं जितने भी और स्टॉक्स हैं। मैं कुछ इसके अंदर टाइमलाइन बताता हूँ, जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जैसे एचबीएल था। इसके अंदर एक न्यूज आई थी, अगर मैं आपको एचबीएल की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री दिखाऊं 3 इयर्स की, लेट्स से, तो 3 इयर्स की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे इसके अंदर, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिप थी। और वो जो डिप थी वो इसलिए थी कि एक न्यूज आई थी उस जमाने में कि एचबीएल को मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर यूएस ने इंडिक्ट इंडिक्ट तो नहीं, शायद एक्यूज किया था। उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डाउनफॉल आया था। ये डाउनफॉल आया था ऑलमोस्ट 62 पे चला गया था। मैंने इसकी एवरेजिंग स्टार्ट की थी 70 रुपए से, और मैं 60 पे चला गया था उसके ऊपर। थोड़ा सा मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन उसके अंदर मुझको इवेंचुअली, अब देखें कितना फायदा हुआ है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं आपके पास, जब आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं होते मार्केट के अंदर, मैं कभी भी पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं होता। मुझे एज ए हमेशा बोलता हूं कि मेरे पास 10 साल का एक होराइजन होता है। अब 10 साल के होराइजन के अंदर मैं कभी उसमें नेगेटिव भी जा सकता हूं, और अभी जैसे पॉजिटिव में आया हूं और एकदम से ये पॉजिटिव मिलता है। टाइम इन दी मार्केट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब तक आप मार्केट के अंदर हैं, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आप मार्केट से निकलेंगे, आप बेच के निकल जाएंगे, आप कहेंगे कि यार नहीं, नुकसान हो रहा है इसमें, मुझे कोई फायदा नहीं है, खरीदना बेचना करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से लास्ट 3 इयर्स मेरा पोर्टफोलियो किस तरह से चेंज हुआ है। और उस चेंज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। मेरी गलतियां थी शुरू में, जो अब मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, लेकिन अब मैं कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो की तरफ जा रहा हूं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेजोरिटी इस तरह से नहीं है। मैं महीने में एक दफा कोई ट्रेड कर लूंगा, 2 महीने में एक दफा ट्रेड कर लूंगा, इससे ज्यादा कि मैं ट्रेड भी नहीं करता हूं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये अंडरस्टैंड करें जब भी अगर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस जो बता रहा हूं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक तो ये कि मेरे पास जो पैसे हैं उसके लिए मैं परेशान नहीं होता जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, मैं खासतौर पर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में लगाए हैं, क्योंकि अगर वो 10 साल के लिए भी मुझे कोई रिटर्न नहीं देंगे तो मुझे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वो पैसे मुझे 10 साल तक चाहिए नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसे पैसे आपके पास हैं जो आपको अगले 3 साल में चाहिए, आपने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे बढ़ाने हैं उसमें, वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इट कैन नेवर, आई मीन, इट कैन गिव यू रिटर्न्स, लेकिन वो एक रॉन्ग परसेप्शन होगा और बहुत गलत प्रेसिडेंस सेट कर रहे होंगे आप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें। अच्छा,
अब अगेन स्टोरी स्टार्ट के जो बीच में ख़त्म हुई थी, हम 24 नवंबर से अगर स्टार्ट करें तो 24 नवंबर के अंदर मैंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की थी। 24 नवंबर से लेके 2 फरवरी तक, मैं 24 नवंबर 2022 से लेके 2 फरवरी 2023 तक मैंने 1 लाख रुपए, 16,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की थी इस अकाउंट के अंदर। उसके बाद मुझे डिविडेंड्स मिलना शुरू हुए, तो डिविडेंड्स की बारिश हुई थी। मैंने उसके अंदर ईमेल में एक लास्ट वाली थी, तो उसमें दिखाया भी था कि किस तरह से ईमेल्स आ रही होती हैं डिविडेंड्स की। और ये पैसे जो आते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये पैसे मुझे फीलिंग आती है जैसे बैंक्स के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, एक तो ये कि वैसे ही वो मेरे ख्याल से वो अपार्ट फ्रॉम जो जो उसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन को बीट तो कर नहीं रहे हैं। ऑल्दो के लोग ये भी बोलेंगे कि स्टॉक्स भी इन्फ्लेशन को बीट इस वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तो खैर कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ आपके मेरे ख्याल से आंसू धो लेने चाहिए आपको। स्टॉक्स ने कुछ ना कुछ तो आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से तो दे दिया है। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए एक तो रीजन वो, दूसरा रीजन ये कि जो मुझे पैसे मिल रहे होते हैं डिविडेंड से, ये मुझे पता होता है कि ये मेरे जो कंपनीज है जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये उन कंपनीज से मुझको प्रॉफिट मिल रहा है। वो कंपनीज के जो शेयर्स है मेरे, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो अगर वो कंपनीज फर्दर ग्रो करेंगी तो वो डिविडेंड्स तो ग्रो करेंगे, लेकिन जो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन है वो ग्रो करेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आगे जाके मुझको और डिविडेंड्स मिलेंगे। तो ये जो डिविडेंड्स आ रहे हैं इनको मैं यूज भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिविडेंड्स को बाय द वे री इन्वेस्ट नहीं किया, और उसका एक मेन रीजन ये है कि जब मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहां पर तो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट जो डिविडेंड्स आते हैं वो आपके ब्रोकर अकाउंट के अंदर नजर आते हैं। लेकिन जो जो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट सेट हुआ है, वो उसमें आई डोंट नो कि क्या उसकी हिस्ट्री थी, लेकिन कुछ था इस तरह से कि शायद ब्रोकर्स ने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। तो अब होता यह है कि आपके अकाउंट में जो ब्रोकर अकाउंट है उसके अंदर वो डिविडेंड्स रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। अच्छा, जब बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं तो उनको री इन्वेस्ट करना थोड़ा सा एक हेसल बन जाता है। अगर मुझ जैसा कोई बंदा है जो कि महीने में एक दफा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं फिर डिविडेंड्स को अगर यूज करना होता है तो कर लेता हूँ यूज, अदरवाइज उनको पैसे ही पड़े रहने देता हूँ, और जब मुझे एक साथ इन्वेस्ट करना होता है तो फिर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एनीवेज, अभी डिविडेंड्स की बात करते हैं। तो डिविडेंड्स आए ये सारी कंपनीज के, आप देख रहे हैं एमटीएल, मिलेट ट्रैक्टर है, ओजीडीसी जो है वो अपना आपको पता ही है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको है। फिर उसके बाद एमसीबी बैंक है। एमसीबी का भी यही मसला हुआ था कि उसमें भी कुछ डिप्स आई थी बैंक के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में कुछ मसले भी आए थे, शायद कुछ टैक्सेस की बात हुई थी उस जमाने में, और उसके बाद सारे बैंक के स्टॉक नीचे गए थे। तो मैंने एमसीबी का स्टॉक भी लिया था। एंग्रो वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल एट ऑल। एंग्रो की और भी कंपनीज हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर है, एंग्रो कादरपुर लिमिटेड है, और ईपीसीएल है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारी कंपनीज मेरे पास थी। एंग्रो को मैंने अलग से बाद में भी लिया था, तो एंग्रो ने भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कम स्टॉक थे मेरे पास, 59 का बहुत दिनों बाद डिविडेंड दिया था उन्होंने अप्रैल 2023 के अंदर। इसी तरह से फिर बाकी स्टॉक्स के डिविडेंड भी आते रहे। मैंने अगेन फिर मई 21 2023 के अंदर एक दफा इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद फिर अगेन डिविडेंड्स आते रहे। जो मुझे सबसे अच्छे डिविडेंड्स लगे वो हपको की लगे, और शायद कुछ एंग्रो फर्टिलाइजर के भी अच्छे के डिविडेंड्स से मैं देखता हूँ यहाँ पर। एमसीबी एचबीएल के अच्छे डिविडेंड से। डिविडेंड्स के मामले में हपको अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान के स्टॉक्स की एक और मसला ये है कि यहाँ पर जो जो टर्म है जो यूएस के अंदर हम यूज करते हैं, डिविडेंड्स एरिस्टोक्रेट, तो वो मसला अपनी जगह पर है। डिविडेंड्स एरिस्टोक्रेट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो स्टॉक जो आपको थ्रू आउट अच्छे डिविडेंड्स देते हैं, ना सिर्फ अच्छे डिविडेंड देते हैं, वो कंसिस्टेंट देते हैं, और कंसिस्टेंट के साथ वो उसको बढ़ा भी रहे होते हैं। हर साल आपके डिविडेंड्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी अमाउंट बढ़ रही होती है डिविडेंड्स की। पाकिस्तान में मसला ये है कि आज अच्छी परफॉर्मेंस दे दी कंपनी ने और डिविडेंड आ गए आपके पास, अगले क्वार्टर में शायद ना हो तो कम आए, या उसके बाद शायद आए ना। तो ये एक मसला रहता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का पाकिस्तान के अंदर। मैं यूएस के जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ उसके अंदर वो अगेन वहां पर भी डिविडेंड्स की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ये होती है कि चलो स्टॉक की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे गिर भी जाएगी तो मुझे एटलीस्ट डिविडेंड्स आ रहे होंगे, और फिर मैं उसको एवरेजिंग कर, जो मैं जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अच्छी कंपनीज हैं, तो वो इवेंचुअली मैं उनमें एवरेजिंग कर रहा हूँ, और मैं लमसम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। तो इवेंचुअली मुझे एक टाइम आएगा कि वो कभी ना कभी तो नीचे जाना बंद होगा, और उसके बाद फिर मुझको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर यही काम आप बाय बाय द बुक करते हैं, बाय द बुक तो नहीं कहना चाहिए, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से करते हैं कि आप उसको जैसे जैसे डिप्स आती हैं वैसे वैसे आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए खतरा है। मैं क्योंकि वो महीने तक वेट करता हूँ, उसके बाद डिप के ऊपर कभी ले लेता हूँ, फिर 1.5 महीने का वेट करता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर मैं ज्यादातर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता हूँ यूएस के अंदर। खैर वो एक अलग चीज है।
फिर यहाँ पर मल्टीपल आपको डिविडेंड्स नजर आ रहे हैं। इवेंचुअली मेरे पास डिविडेंड्स आते आते फिर मैंने एक और दफा अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया था, ये कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, ये कुछ टेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट किए थे, ये अभी रिसेंट है तो उसको हम नहीं कह सकते। खैर अभी रिसेंटली एक और कोई डिविडेंड आया था जिसका मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अच्छा डिविडेंड जब आते हैं ना बैंक अकाउंट के अंदर तो आपको कभी पता चल जाता है कि कहाँ से आए, कभी नहीं पता चलता कि कौन सी कंपनी के डिविडेंड है ये, तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ईमेल आती है आपके पास सीडीसी से, और उससे आपको पता चलता है कि कौन सा डिविडेंड आया आपके पास। तो ये अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ का ये डिविडेंड है। मैंने उसको ऐड तो कर लिया यहाँ पर। फिर अगेन हप्को का लास्ट डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त था, तो ये डिविडेंड हप्को का बहुत ही ज़बरदस्त था। हप्को ने खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने यहाँ देखा है कि हप्को किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका देखें कहाँ पर पहुँच गया है पिछले लेट से 2016 से लेकर 2023 तक, और क्वार्टरली डिविडेंड्स किस तरह से इन्होंने इंक्रीज किए हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो अच्छा इसके अंदर आप देखें डिविडेंड यील्ड इसकी 44% की डिविडेंड यील्ड है इस साल की, 44% की। और स्टॉक खुद भी इंक्रीज किया। तो ये तो अगर किसी के पास अगर मेजोरिटी में होगा, और मैं ट्विटर पे जानता हूँ कुछ लोगों के पास बड़े अच्छे वैल्यूज के अंदर स्टॉक थे इसके, तो वो आप सोचें कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है हप्को के स्टॉक्स का, तो उसने ऑलमोस्ट 44% तो वैसे ही ले लिया उसका रिटर्न, और जो साल का उसका जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट कोई 40% के करीब या 50% के करीब उसका इंक्रीमेंट है। तो ऐसे ही नहीं, मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 55% के ऊपर पहुंचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू अकाउंट मेरा जो थॉट प्रोसेस था, थोड़ी सी स्टडी थी, मैं ट्विटर पे बहुत अच्छे लोगों को फॉलो करता हूँ, उनकी वजह से ऑल्दो कि मेरे पास टाइम कम होता है लेकिन फिर भी मैं इस लेवल के ऊपर पहुंच गया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी समझना है कि ये जरूरी नहीं है कि सब इसी तरह से कर सकते हो। इसके अंदर मेरे साथ भी गलती हो सकती है, किसी के साथ भी गलती हो सकती है, तो इसलिए आई एम नॉट बूस्टिंग एट ऑल। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ अब जो लास्ट मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप गलती करे बगैर अपने जो रिटर्न्स निकालने हैं वो आप निकाल सकते हैं। अब मैं अगर इसमें देखूं ना, तो मेरे पास जो टोटल, अगर मैं इसको लिख लूं अपने पास, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या थी, मेरे पास टोटल डिविडेंड्स अभी तक मुझको कितने मिले हैं, ओके डिविडेंड्स कितने मिले हैं, और मुझको इवेंचुअली मुझे इस वक्त मेरे पास अगर मैं रिडीम कर लेता हूँ पूरी अमाउंट, तो रिडेम्पशन के ऊपर मेरे पास क्या अमाउंट मिलती है। तो रिडेम्पशन के ऊपर तो ये बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँ तो ये अमाउंट है। और अगर डिविडेंड्स में कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पर अगर मैं डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लूँ, ये अगर मैं देखूँ, आई बिलीव ये मैं 136,000 के डिविडेंड्स हैं। और अगर मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूँ अपनी इंक्लूड, तो यहाँ पर आ रही है इन्वेस्टमेंट 135 वो थे, 136 वो थे, और ये आ रही है 942। तो अगर मैं टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स और जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है उसको देखूं, तो डिविडेंड्स मेरे पास एज आई सेड 136,000 के करीब थे, 136,000। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो अराउंड 942,000 थी। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर देखना चाहूं कि मेरे पास जो टोटल रिटर्न है वो कितना आया, टोटल रिटर्न के लिए मुझको अपने जो करंट अमाउंट है उसके अंदर से मेरी जो जो डिविडेंड्स हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास 155 1,15,18,000 रुपए आए। अब ये 15,18,000 रुपए को मैंने माइनस किया, इसके अंदर से जो अब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी ये 5 लाख मतलब 576,000 की ये मेरे पास प्रॉफिट है, ये प्योर प्रॉफिट है मेरा ओवर द पीरियड ऑफ, कब से, ये मेरा नवंबर 2021 से जो प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, आई मीन जो पहली इन्वेस्टमेंट थी, और अब तक 23 नवंबर 2023 तक जो है ये 576 का प्रॉफिट है। 576 का प्रॉफिट जो है वो इनिशियल जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसका 61% प्रॉफिट बन रहा है। मैं इसको परसेंटेज में ले लूं, 61% बन रहा है, लेकिन यह गलत है, इसको इस तरह से नहीं निकालते। और शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है एक्सेल के अंदर, और यही चीज आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो बिल्कुल मैं बना सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर मैं अब एक फॉर्मूला है XIRR का जो कि एक्सेल का है, इसके अंदर मैं लगाता हूं, इसके अंदर ये टोटल कैश फ्लो कॉमा जो डेट्स हैं, ये टोटल ये डेट्स
कॉमा, अच्छा ये हो गया, ये 55.86% बन रहा है। इसकी थ्योरी क्या है? अच्छा, मैंने जो कैश फ्लो नजर आ रहा है आपको, जितना भी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन था वो मैंने नेगेटिव में लिया हुआ है। जो यहाँ पर 1 लाख शुरू में नजर आ रहा है ये माइनस में है, बाकी सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो माइनस में है, क्योंकि आपने पैसे आपकी जेब से गए। उसके बाद जो डिविडेंड्स आए आपके वो पॉजिटिव है, तो वो जो डिविडेंड्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में है। इवेंचुअली जब आप रिडीम करते हैं पैसों को, तो वो जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो भी आपके पास कैश फ्लो पॉजिटिव है, वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो ये जो टोटल सब कुछ था, इसके अगर आप एक कॉलम में इसको लिख लें, प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख लें, उसके अलावा डेट्स आपके पास दूसरे कॉलम में हो, तो आपके पास इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल शीट में डालूं कमेंट्स के अंदर, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ऐसे नहीं डालूंगा मैं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो 55% आ रही है, ये एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इसका मतलब है मेरे पास जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो मुझे, अगर मैं एनुअलाइज कर लूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी कि अगर उसको अपना टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकालना है जिसके अंदर उसने मल्टीपल टाइम्स पे रिटर्न्स लिए हैं और मल्टीपल टाइम्स पे डिविडेंड लिए हैं और मल्टीपल टाइम्स पे उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो एक टाइम वैल्यू उसको उसकी निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से अगर लेट से मैं बात करूं एक हाइपोथेटिकल कि मैंने 1 करोड़ रुपए का घर लिया, 1 करोड़ रुपए के घर के ऊपर मैंने हर महीने उसका लेट से रेंटल लिया, और 2 साल बाद उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस का खर्चा आया वो मैंने किया, उसके बाद दोबारा से रेंटल जाना शुरू हुआ, फिर 5 साल बाद एक और मेंटेनेंस का खर्चा आया, जो मेजर मेंटेनेंस थी वो मैंने डाला, फिर दोबारा से रेंटल शुरू किया। उसके बाद उस पूरे टेन्योर के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर जो रेंटल थे वो बढ़ भी रहे थे। तो जब इस तरह से हो रहा था, तो उस टाइम पर अब मैं उसको, अगर मैं 10 साल के पीरियड के ऊपर उसका रिटर्न निकालूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मुझे ये पता चले कि कितना उसमें वाकई फायदा हुआ है मुझको। तो इसलिए उस केस के अंदर भी XIRR बहुत अच्छा काम करता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो जो मैंने बताई हैं। इसके ऊपर मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ट्विटर थ्रेड अपनी बताऊंगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस लोगों ने जो किए थे या अपने कमेंट्स किए थे वो मैं जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो का लेंथ वैसे ही बहुत ज्यादा हो गई है। अगेन, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल जो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिखा रहे हैं, जैसे मैंने इस वक्त आपको दिखाया। मैंने कोई ऐसी कमाल नहीं किया, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का इससे भी अच्छे रिटर्न्स आए। किसी ने सही तरीके से इन्वेस्ट किया होता तो उसके 100% भी शायद रिटर्न्स मिल जाते 1-2 साल के अंदर। तो ये जो नोशन है लोगों की कि लोग अपने आप को दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, वो मैं उस तरह से नहीं उस पर यकीन रखता, क्योंकि मैं चाहे नेगेटिव हो, मेरे आप यूएस के स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट जो जो वीडियोस हैं वो देख लें। आज से 3 महीने पहले तक मेरे जो सर्वा और बराका के स्टॉक्स थे वो नेगेटिव में जा रहे थे, तो वो मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी। PSX के स्टॉक्स पे मैं फॉर रीजन दैट आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ कि क्यों नहीं बना रहा था, लेकिन उसके ऊपर मैंने जब नेगेटिव में था उस वक्त भी मैंने वीडियोस बनाई थी। और बल्कि मेरे ऑफिस में एक साहब हैं, वो कहते भी हैं मुझको कि यार आपके पास तो सारी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में जाती है, तो फायदा क्या आपके इन्वेस्टमेंट करने का। ये उस वक्त कहते हैं जब इत्तेफाक से जो वीडियो देखते हैं उसके अंदर नेगेटिव में बात हो रही होती है। मैं हर पॉइंट पे वीडियो बनाता हूँ, और ना मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैं आपको कोई कोर्स सेल करूँ, ना मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि मैं आपको आप मुझसे कोई चीज़ खरीदें। हाँ, मैं मोनेटाइज करता हूँ अपने चैनल को। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इस यूट्यूब कैरियर को मैं फुल टाइम लेके जाऊँ, और उसके लिए जाहिर सी बात है मुझको कैश फ्लो भी चाहिए होगा। उसके लिए मैं मल्टीपल स्ट्रीम्स बना रहा हूँ और उस पर मैं मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, लेकिन गोइंग थ्रू यू कैन से एथिकल वे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एज मैं यूएई में रहता हूँ, तो यूएई की मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनमें से एक प्लेटफॉर्म है जो यूएस के स्टॉक्स के अंदर जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने इन्फ्लेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, बहुत उस पर मुझको लोगों ने कमेंट किए थे पॉजिटिव, तो मैंने कहा उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।